नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का दोस्तों बात करेंगे आपके इन्वायरमेंट क्लास की। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है दोस्तों। आपके पर्यावरण अध्ययन की सभी प्रश्न कंसेप्ट के अनुसार हैं और ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न लाया गया है दोस्तों जो आपकी हिस्ट्री वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, यानी कि शब्दों में ज़्यादा होंगे और समझने में बहुत कम होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की दृष्टि से, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? दृष्टि के अनुसार पूछा गया है कि किनकी दृष्टि जो है श्रेष्ठ होती है। ठीक है, यह बताना आप लोगों को। तथा श्रेष्ठ के बाद यह भी पूछा गया है आप लोगों से कि मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक भी होती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर प्रश्न की व्याख्या होगी। तो किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुएं देख भी सकते हैं। यह प्रश्न टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि चील, गरुड़ और गिद्ध ये चौथा समूह ऐसा है दोस्तों जहां पर आपके मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। वो है चील, गरुड़ और गिद्ध। ये 3 आपके जीव सक्षम होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करना है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस, अन्न, खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा भी नहीं जाता और काटकर इन्हें जला दिया जाता है। तो यह राख भूमि की उर्वरक जो बनाती है, ठीक है। और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा भी जाता है। तो भूमि को जोता नहीं जाता, केवल खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब इस पर बताइए कौन सी खेती है। अब ये कौन सी खेती है, मैंने जो कहानी हिस्ट्री पढ़ दी, ये कौन सी खेती है? सहकारी खेती है, सिंचाई खेती है, झूम खेती है या सीढ़ी नुमा खेती है? और ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर यानी एनसीईआरटी के बुक से पूरा निचोड़ लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो ये कैसी खेती है दोस्तों? तो ये आपकी झूम खेती कहलाती है। ठीक है, झूम खेती किस राज्य पर होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, झूम खेती जो होती है ये आपके दोस्तों पूरी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। जी हाँ, पूरी भारत की बात करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे खेती की जाती है और उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जो है जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि आपकी झूम कृषि कहलाती है और यह पूरी भारत में अत्यधिक प्रचलित कृषि भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बीन से बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगता है। तो आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? जो वाद्य यंत्र बजता है सपेरा के द्वारा, उसके प्रति जो अनुक्रिया सांप कर रहा है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके कर रहा है, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर कर रहा है या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन कर रहा है। ये सभी वर्ग 1, 2, 3 का पूरा निचोड़ है, पूरे सभी टीटी जामों का निचोड़ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। तो जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र से बीन बजाएगा तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर घुमाएगा। तो आपके विचार से सांप यंत्र के प्रति जो अनुक्रिया होगी वह उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके होगी। जी हाँ, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे, यह कथन है। ये जो कथन दिया गया है परिवार से संबंधित है, परिवार का कंसेप्ट से प्रश्न और कथन लिया गया है। तो यह कथन कैसा है? सही है, नहीं है, कैसा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, वह परिवार कहलाता है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों यह सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो एकल परिवार में आपका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे सत्य करके आएंगे क्योंकि आदर्श परिवार का कार्य है। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं। देखिए, हम जानते हैं इन सभी प्रश्नों को, लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, इसका उत्कर्ष क्या है, इसका, ठीक है, समझने वाले इसका अर्थ समझिए कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हर एक प्रश्न की व्याख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, हर प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल पर।
सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के दृष्टि से। जी हाँ, अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास चल रही है। तो मानवों के पेट में आमाशय रस की क्या होती है? प्रकृति होती है। सभी लोग जानते हैं, हर मानव की बात करेंगे, मानव के पेट में क्या होता है? आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो यह जो प्रकृति होती है उभयधर्मी होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, यह आपकी अम्लीय होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आमाशय रस होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो सभी लोग जानते हैं अम्लीय होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं दोस्तों अम्ल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि आपके ठीक है 7 होता है। एसिटिक अम्ल, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि जिस पदार्थों या यौगिक अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव आंत में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। HCl की बात करेंगे। HCl की अधिकता होने से वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी भी कहते हैं। जो आपने सुना होगा गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है, वह आपकी HCl की अधिकता होने वाली बीमारी है। सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक भर्ती के पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला, ये सभी आदि वृक्ष नाम उनको वर्गीकृत करने के लिए बोला गया। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार कर दिया। ठीक है, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों को अलग कर दिया गया और बड़ी पत्तियों और छोटी पत्तियों को अलग कर दिया। तो ये जो 2 वर्गों में बांट दिया गया बच्चों द्वारा, तो यह सही माना जाएगा समूह ए को या समूह 2 को माना जाएगा। ठीक है, ये आपके को सही माना है, समूह 2 को गलत माना है। अब इन कथन में से बताना है दोस्तों कि कौन सा सही होगा और ऐसे प्रश्न आना 100 to 100 प्रश्न बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है, अतः इसका जो है एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, एक ही सही उत्तर होगा। ठीक है, को सही माना और समूह 2 को गलत माना। ठीक है, तो दवाओं के गुणों वाली पत्तियों को दवाओं से गुण रहित पत्तियां ऐसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दूसरा यहाँ पे होगा। ये नीचे ऑप्शन दिया गया प्रतिबिंब करता है, यानी वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है, स्त्रीकृत है, अतः इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। आप लोग एक थोड़ा समझाऊंगा, समझिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जानकारी है। ठीक है, डीप में जानकारी बहुत जरूरी है, गहराई से जानिए। जी हाँ, बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण रहित पत्तियों में बांटा। तो यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्त्रीकृत होता है। ठीक है, कि जो पत्तियां दवाओं पर है दवाओं वाली पत्तियां हैं उनको दवाओं के गुण आधार पर बांट देना और गुण से रहित वाली पत्तियों को अलग बांट देना। तो ये जो वर्गीकरण है, ये जो कार्य है विशिष्ट एवं स्त्रीकृत होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। प्रश्न स्क्रीन पर है, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? जी हाँ, आपको अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है। तो किन किन विचारों का आप लोग ध्यान रखेंगे? क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहला कथन देख लीजिए। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के रुचिकर लगे। तो किन किन विचारों को ध्यान रखेंगे आप लोग? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बी डी। कौन से विचारों को? ए, बी और डी, यानी सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यह विचार करना है। लड़के लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। तो ए बी डी ऑप्शनों क्या है, आप लोगों को इन विचारों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेडागोजी का लाजवाब प्रश्न है, इन्वायरमेंट पेडागोजी में भी प्रश्न आते हैं, आपको पता है। पूरी प्रैक्टिस सेट होगी। जी हाँ, 30 प्रश्न होंगे, क्योंकि टारगेट भैया सिलेक्शन है और सिलेक्शन टारगेट इतना आसान नहीं होने वाला है। जी हाँ, इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है और ये लॉकडाउन के चक्कर में इतनी तैयारी लोग बैठे हैं, इतनी तैयारी बैठे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दें सबको इजीली लगता है। आप सोच सकते हैं कितनी तैयारी है।
कितनी तैयारी है, हमें सभी भाभी अध्यापक अध्यापिका ने इतनी तैयारी कर रखी है दोस्तों कि आपको भी उससे बेटर तैयारी करना है। जी हाँ, बेहतर तैयारी करना है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों को, ये तो आपका प्रश्न हो चुका है, ठीक है, ये प्रश्न हमने कर चुका है नीम वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। ये भी प्रश्न आपका 7वां प्रश्न भी हो चुका है। अब देखेंगे 8वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो वो एक कथन को छोड़कर तर्क प्रस्तुत किया गया, वह छोड़ा कौन सा गया है? जी हाँ दोस्तों, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे जो है अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन होगा कि वह केवल एक कथन को छोड़कर, तो वह कथन आपका फोर्थ होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपका फोर्थ जो है आपका यह तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया स्क्रीन पर है दोस्तों। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे जो बच्चे होते हैं उनकी सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, समूह कार्य की बात कर रहे हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे और उनमें सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन करना है आप लोगों को, तो कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यूजफुल होगा? क्या वह दत्तकार उपकरण है, निर्धारण मापनियां है, कागज पेंसिल परीक्षण है, या मौखिक प्रश्न है? सही आंसर चुनेंगे। जी हाँ, बात करेंगे दत्तकार की। दत्तकार की बात करेंगे दोस्तों, सर्वाधिक उपकरण है, क्योंकि सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन के लिए दत्तकार सबसे उपयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इन विचारों में कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सीखे? तो विचार दिए गए हैं बच्चों के, ठीक है, और हमें देखना वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा विचार आपका ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, घास पौधा नहीं है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वैज्ञानिक दृष्टि से यह ठीक, कुछ सब्जियां फल होती हैं। जी हाँ, कुछ सब्जियां होती हैं जिन्हें फल में भी गिना जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो आपका विचार सही है वह आपका पहला ऑप्शन होगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक और चीज है दोस्तों, वनस्पतिक फलों में कूष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि जो होते हैं फल एक परिपक्व अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक से बीजांड भी होते हैं, ठीक है। सेम में देखे होंगे, बैगन में भाटे में अंदर बीज होता है, मटर के अंदर भी बीज होते हैं, टमाटर के अंदर भी होता है, खीरा, कद्दू, इन सभी के अंदर बीज होता है, ठीक है। तो ये जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, अंडाशय होता है, ये परिपक्व अंडाशय होता है। सभी लोग समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, 30 मिनट के अंदर आपकी क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ जो है वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्नों के पूछे जाने से किस कौशल के आकलन के लिए संभावना नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछे गए, बुजुर्गों से, वृद्धों से, तो उनमें किसका आकलन, किस कौशल का आकलन नहीं, संभावना नहीं है। चर्चा, प्रयोग, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पूछेंगे तो चर्चा होगी, प्रश्न पूछेंगे, अभिव्यक्ति होगी, उनकी बोलने की क्षमता, वो क्या बोल रहे हैं, ये अभिव्यक्ति पे विचार पड़ेगा, अभिव्यक्ति का प्रयोग पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रयोग नहीं कर, क्योंकि बच्चे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों को क्या हुआ, केवल बताया जा रहा है, प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रयोग का आकलन आपकी संभावना नहीं है। चलिए, तो आपका कौन सा हो गया? 10th नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, यानी कि रद्दी सामान जो पड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कह रहा है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। सभी निगेटिव प्रश्न है दोस्तों। शिक्षक का अभिप्राय यह है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को
समझने देना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। लेकिन पूछा गया है शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो भाई आपका तीसरा ऑप्शन होगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, या आप निर्णय नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और पूछे जाने हैं। अब प्रश्नों को पढ़ना है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये चार आपको प्रश्न हैं। अब ये बताना है कि ये चार प्रश्नों के उत्तरों के क्या होगा। इन चार प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा, बच्चे और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन होगा, शिक्षक स्वाकलन होगा, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, या बच्चों का स्वाकलन होगा। यानी ऐसे प्रश्न आ गए कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये प्रश्न जो है बच्चों के या शिक्षकों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अब ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है आपके, ठीक है। कौन सा सही है, कौन सा सही है दोस्तों, बी और डी। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मुझे सचमुच कठिन लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी और डी दिया गया है। बी दिया गया है मतलब क्या हो गया, शिक्षकों का स्वाकलन भी होगा और बच्चों का स्वाकलन भी होगा। अब इसमें आपका देखिए नंबर मिलता है, ठीक है। नंबर जो मिलता है इसी मिलता है, क्योंकि अगर दो ऑप्शन करेंगे उनको भी नंबर मिलेगा, जो फोर्थ ऑप्शन क्लिक करेंगे उनको भी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कभी पॉइंट में नंबर आ जाते हैं आपके मिलते हैं, तो इसी प्रकार मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट में जो नंबर आपके मिलते हैं वो यही होता है, क्योंकि दो ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि शिक्षकों का स्वाकलन भी होता है और बच्चों का स्वाकलन भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है। अगर आप दो कहेंगे तो उसमें भी नंबर मिलेगा, फोर में क्लिक करेंगे तो फोर में भी नंबर मिलेगा, और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, टिक लगाएंगे, उनका सही होगा, उनको डबल नंबर मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक नंबर का होगा तो यहाँ पर आपको दो नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है। ऐसे प्रश्न मिसप्रिंट होते हैं और इसी में आपको एक से दो नंबर मिलते हैं, तब आपके नंबरों की वृद्धि और कमी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक से प्रयुक्त भाषा क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। आप शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिका अपने बच्चों को विभिन्न पशुओं के चित्र देते हैं और उन पशुओं पर रंग भरने को कहते हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते। उन पशुओं की बात कर रहे हैं, यानी उस पशुओं को आपने देखा नहीं है, बच्चे देखे नहीं हैं, या हो सकता है घर में डेली नहीं देखते हैं। उनका चित्र बनाने का उद्देश्य क्या है, ये क्रियाकलाप कराना आपका, आप शिक्षकों का बच्चों में, यह आपका उद्देश्य क्या होगा, यह क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य जो होगा वह आपका होगा सृजनात्मकता का विकास करना भी होगा, अवलोकन का विकास करना भी होगा, और वर्गीकरण कौशल का विकास करना भी होगा। यानी ये तीनों ऑप्शन हैं, ये क्रियाकलाप का उद्देश्य तीनों हो जाएंगे, यानी ए बी सी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे हम 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पौधे और पशु को जानबूझकर जो है परिवार मित्र उप विषय के, यानी परिवार और मित्र का उप विषय क्या है, पौधे और पशु को अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जानबूझकर, ठीक है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, यह कारण कौन सा है। अब देखिए शेष सभी कारण हो सकते हैं, हमको ये नहीं चूज करना, एक कारण को छोड़कर, जो छोड़ा गया कारण उसे हमें चूज करना है। प्रश्न को समझिएगा, जो कारण हमें छोड़ना है उसी को हमें चूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए मैं बता देता हूं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना बिल्कुल सही बात है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ये तीनों हैं। ये तीनों जो है कारण हो सकते हैं, ये तीनों कारण। लेकिन इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इसे छोड़कर सभी हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन छोड़कर सभी हो सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आ गया है, मैं बताया था पहले ये वीडियो आपको हो सकता है इरिटेट करेगा क्योंकि वीडियो लंबा है। अगर आप वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न अगला देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का अधिगम होता है उसमें सर्वेक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है? तो सर्वेक्षण का उद्देश्य देखिए मैं आपको बता देता हूँ। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना भी होता है, बच्चों को भिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना भी होता है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी होता है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अधिगम सर्वेक्षण का उद्देश्य ये सभी होगा, यानी ABC हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? जी हाँ, ABC मतलब समझ रहे हैं। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना भी होगा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना भी होगा, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी होगा और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना भी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये सारे प्रश्न आपको देखिए दोस्तों डिटेल से दिया गया है। मैं आपको PDF फाइल नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं सभी को, क्योंकि अगर हर प्रश्न की व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोशिश करते हैं 30 मिनट में ही अंदर 30 प्रश्न को एंड करें क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? कुछ उत्तर दिए गए हैं, ये उनके विचारों के बारे में और बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बता रहे हैं। आइए उत्तर को देखते हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, बच्चे का उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चे की सोच गलत है। तो किन विचारों के बारे में बताते हैं दोस्तों? तो यह जो बच्चे उनके जो विचार हैं क्या बताते हैं कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार होते हैं। ठीक है, विकल्पी विचार का मतलब होता है हर बच्चे का समान विचार नहीं होता, सबको अपने अलग अलग विकल्प मतलब होता है 4 ऑप्शन होते हैं ना, ABCD आपने देखा होगा। तो कोई बच्चा A बताए, कोई B, कोई C, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, इसलिए विकल्पी विचार होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। स्क्रीन पर प्रश्न दिया आ चुका है दोस्तों। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? कुछ उत्तर दिए गए हैं और आप लोग भावी अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं, आप लोग बताइए कि इन उत्तरों का सामना जो आप कैसे करेंगे। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, या जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, यह इन प्रश्नों का सामना करना जो है किस प्रकार करना चाहिए, तो आपको है कौन सा हो जाएगा, जल चक्र का एक मानक चार्ट जो है प्रदर्शित करें, यानी मानक चार्ट द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। शिक्षक को बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानव चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बच्चे देखकर सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जी हाँ, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन अगर करना हो, इनमें से नमूना क्या होगा? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसमें उसे नामित कीजिए, यानी नाम लिखना, आरेख के साथ साथ नामांकन करना। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो एक नमूना क्या हो सकता है? अगर वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की भी सोच का आकलन करना हो तो वह नमूना होगा दोस्तों, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। यह एक नमूना हो सकता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करें
और ऐसे ही प्रश्न आना सेम टू सेम ऐसी कैटेगरी से प्रश्न। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होगा, क्या आपका उत्तराखंड राजस्थान होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा पंजाब होगा, या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य की बात की गई। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो होता है वह आपका कौन सा होगा, तो सभी लोग जानते हैं पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए हिमाचल प्रदेश सभी ऑप्शन में, उत्तराखंड तो होगा नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश तो सेंटर में है, ठीक है। तो आपका पंजाब जानते हैं सभी लोग, तो ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएंगे, ठीक है। और जो सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है भारत का उत्तरी प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक स्थान के नाम के साथ जो है उनके क्षेत्र भी बनाए जाने वाले समान घरों को सही मिलान करना है। सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। देखिए स्थान दिया गया एक तरफ घर दिया गया है, ठीक है। स्थान मनाली हो गया, राजस्थान, असम, लद्दाख हो गया, ठीक है। ये स्थान आपके दिए गए और घर दिए गए, आपको बताना है इन स्थानों में घर कौन सा बनता है। तो डायरेक्टली हम आंसर पे आएंगे दोस्तों। देखिए मनाली में क्या होता है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, ठीक है। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले होते मनाली में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ या वहाँ से, ठीक है, बर्फ़ नीचे आ जाए उससे आपको क्या है ढालू छतें होती हैं, यानी इस प्रकार के, ठीक है। आपकी जो छतें होती हैं वह इस प्रकार की होती हैं, ढलान वाली होती हैं। और राजस्थान की बात करें, मिट्टी घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, क्योंकि राजस्थान में बालुई इलाका है, गर्मी ज़्यादा होती है, मिट्टी के दीवार होते हैं जिससे ठंडक होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं इस पर, ठीक है। और असम राज्य की बात करेंगे तो बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, बांस, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती, पानी ज़्यादा होता है, बाढ़ की वजह से बांस के खंभे लगभग 10 से 12 फुट के बांस के खंभे होते हैं, और इन बांस के खंभों के ऊपर एक घर बना होता है, ठीक है, ऊंचे हुए घर होते हैं। और बात करेंगे लद्दाख के क्षेत्र में, तो पत्थर पर बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं लद्दाख पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मौसम ठंड रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया प्रश्न। सभी प्रश्न अपने आप में लाजवाब हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया है दोस्तों, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना होगा। तो ये प्रश्न तो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन दिया गया है। जो पशुओं के त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन होते हैं उसका कारण क्या है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, उनके त्वचा के बालों के कारण होगा, क्योंकि दोस्तों पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, जैसे बाघ, जिराफ, बकरी हो गया, ये इनके बालों के कारण ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यह दिया गया है दोस्तों, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था। यानी कोई भी जंगल भूमि अगर 25 वर्षों से वह उस जगह पर पैदा हुआ है और रह रहा है तो वहाँ पे उस वस्तुओं का अधिकार उसको हो जाता है। यह जो जनादेश है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो जनादेश है आपके जंगल अधिकार नियम 2007 में दिया गया। जी हाँ, जंगल अधिकार नियम 2007 में दिया गया कि कोई भी अगर, ठीक है, जंगलों में जंगल भूमि पर 25 वर्षों से रह रहा है, वहाँ पे जन्म लिया है, पैदा हुआ है, वस्तुओं पर अधिकार होगा वह 25 वर्षों से। यह अधिकार जंगल अधिकार नियम 2007 के तहत होगा, ठीक है। क्योंकि यह नियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को यह अधिकार को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था। पहले छीन लिया गया था, फिर उन्हें 2007 में पुनः प्राप्त भी हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। तो सभी लोग बी ऑप्शन पे जाएंगे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेंगू, दोस्तों मच्छरों से फैलने वाले रोग जो हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। डेंगू और चिकनगुनिया जो होते हैं, चिकनगुनिया ये एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, साइंस का प्रश्न है।
तो एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाला रोग डेंगू और चिकनगुनिया है, और इन दोनों के लक्षण भी लगभग एक ही जैसे होते हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारियों में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में दर्द वर्षों तक बना रहता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक चिकनगुनिया में दर्द बना रहता है। जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफ्लीज होते हैं। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो मादा एनोफ्लीज होते हैं, और यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है मलेरिया। तो ठीक है, हर प्रश्न की व्याख्या हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। घटपर्णी पौधा जो निफेंथिस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि का मुंह छोटी कांटियों से ढका होता है। निफेंथिस का कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलती हैं। भारत में यह नहीं पाया जाता। मेढक हो गया, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो घटपर्णी पौधा या निफेंथिस पौधा है दोस्तों, यह जो होता है ये आपके फोर्थ ऑप्शन होगा सही। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। घटपर्णी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार के तरह होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेढक कीड़े मकोड़े चूहों चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। ठीक है, पौधे पर ये लगा होता है, किसी भी पेड़ पौधे पर। ठीक है, पत्तियों पर ये बन जाता है। ठीक है, और ये पत्ती जब ये खा लेते हैं कीड़े मकोड़े, तो उस पौधे की क्या है, नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, क्योंकि पेड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। तो उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति ये आपका निफेंथिस करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व की बात की गई है, तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। सभी लोग आंवला पालक गुड़ में जाते हैं। आंवला पालक गुड़ मेरे खिलाफ से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है, और लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह तत्व की, और लौह लवण में रक्त हीमोग्लोबिन बनता है। अगर लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक भी होता है। तो लौह तत्व की कमी में रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिससे अरक्तता या आपका एनीमिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, अच्छे तरीके से समझ के जाइए। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश से मिर्च को लाने वाले व्यापारी आए कौन थे। सर्वप्रथम मिर्च किस व्यापारी लाए थे, या कहाँ के व्यापारी हमारे भारत में मिर्च लाए हैं। क्या वह उज्बेकिस्तान से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, दक्षिण अफ्रीका या अफगानिस्तान से। ये एनसीईआरटी का सभी पैटर्न पर प्रश्न है दोस्तों। एनसीईआरटी के बुक से सभी प्रश्न है कि हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो व्यापारी थे वह दक्षिण और अमेरिका से थे। जी हाँ, ये जो हमारे मिर्च आया हमारे भारत देश में, ये दक्षिण और अमेरिका के व्यापारियों के लाया दौरा हुआ है। ठीक है, और जैसे आपने सभी लोग जाना होगा, स्वाद में तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, एक शिमला मिर्च, और दूसरा एक मसाले लाल मिर्च के रूप में होता है। मिर्च दो प्रकार की, एक शिमला मिर्च जिस पर सब्जी का प्रयोग करते हैं, लाल मिर्च मसाले में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा, फाख्ता, बया, कलचिड़ी। कौन सा ऐसा पक्षी है जो आपके कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी आपका पाख्ता है। जी हाँ, पाख्ता जो है आपका, यह कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और बात करें कबूतर की, सामान्यतः यह कबूतर के नाम से जाना जाता है कैक्टस। ठीक है, और यह कोलंबी फार्स गण या कोलंबिडी कुल का पक्षी भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। किसी पशु के विषय में नीचे गए विवरण को पढ़ना है और उस पशु को पहचानना है। पशु के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है, उस पशु से हमें पहचानना है कि यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे बच्चों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। क्या वह लंगूर है, इस्लात है, चिंपैंजी है या पैंडा है। जी हाँ दोस्तों, इस्लात होगा। जी हाँ, इस्लात होगा। एनसीईआरटी की बुक से यह प्रश्न है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं इस्लात यह है कि यह 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। इसकी जो अधिकतम उम्र है 40 वर्ष है, और यह क्या करता है, पेड़ की पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। तो धन्यवाद सभी का दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट अगली प्रैक्टिस सेट देखना है बाई जायसवाल सर।
तो जायसवाल कोचिंग सेंटर में आ जाइए, ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 7वीं आपकी कल होगी। क्लासेज डेली चल रही हैं, सभी क्लासेज एग्जाम पैटर्न पर हैं और एग्जाम से पहले सभी क्लास की रिवीजन भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन के साथ साथ तैयारी इतनी बेहतर है कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। हमारा सपना शिक्षक हो अपना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद सभी का।